अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। एवरीबॉडी वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और आज हम पूरे मुल्क को कहेंगे जश्न आज़ादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। बच्चों हुसैन को समझाने के लिए ना ये हुमा ने मुझे आइडिया दिया है कि तुम बताओ कि जनाब आज हम किस बात की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज हम पाकिस्तान की सालगिरह मना रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस हैपेंस टू बी द डायमंड जुबली एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान, जिसका मतलब है कि 75 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसका एक लेवल ही कुछ और होता है। अगर आप वैसे भी देखें ना कि डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सेलिब्रेशंस होती हैं, तो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वन। और लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहेंगे कि इसमें आपने इसको एंजॉय करने में, इसको सेलिब्रेट करने में एहतियात ज़रूर रखना है, बिकॉज कोविड is very much here. Is very much there. होते हुए हम ये सेलिब्रेशन और इस अज़्म के साथ हम मनाएंगे कि जनाब अगले साल इंशाल्लाह ये वबा और हमारी कंट्रीब्यूशन से ही वबा जो है ये ख़त्म हो सकती है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये नेशनल सर्विस करेंगे कि अगर हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, अगर हम मास्क पहने, अगर हम एहतियात करें, तो हम ये मुल्क की खिदमत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। यू नो टाइम्स हैव बीन टफ एंड स्टिल द टाइम्स आर टफ। बहुत से मसाइल हैं, महंगाई है, सब कुछ है, परेशानियां हैं, लेकिन इन सब परेशानियों को बालाए ताक रखते हुए जब भी पाकिस्तान की बात आती है, जब भी हम अपने मुल्क, अपने वतन से मोहब्बत के इजहार का जिक्र करते हैं, तो सब पाकिस्तानी ऐसे ही हो जाते हैं जैसे एक लड़ी में मोती पिरो दिए हों। आपने पूरी शायराना ही बात कर दी है, मेरा ख्याल है लिख के लाए हुए थे आप। वैसे यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, दीज थिंग्स कम टू योर माइंड। ये अल्फाज आप सोच के नहीं अदा करते, ये दिल की बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत दिलों में बसती है। एब्सोल्युटली, सो ट्रू एंड सो राइट। तो लिहाजा जी आज हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल शो जो है वो आज के दिन के हवाले से हमने तैयार किया, बिकॉज वी हैव ब्रॉट अ बंच ऑफ सुपर इंस्पिरेशनल पीपल, यंग पीपल विद अस। स्टूडियो में भी हैं और वैसे भी हम उनसे बात करेंगे जिस शहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी स्टार्ट हमने बहुत ही एक एक्स्ट्रा स्पेशल पर्सन से करनी है, जिनसे खुद हमारा मुलाकात करने को बहुत दिल चाहता है। और मुलाकात हमारी एज सच नहीं हुई भी है, वीडियो लिंक के जरिए बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये रहते हैं पहाड़ों में और हमारी खुशकिस्मती के कराची में मौजूद थे। तो हमने कहा भाई आज तो आप आ ही जाएं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का बड़ा इश्तियाक है आपकी कहानी सुनने में, आपसे मुलाकात करने में। साजिद अली सतपारा, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप साजिद? वेलकम टू जियो पाकिस्तान, वेलकम टू कराची। आपको यहाँ समंदर के पास आके कैसा लग रहा है सबसे पहले? जी आज मैं फर्स्ट विजिट है मेरा कराची का ना, तो कराची और रोशनियों का शहर भी कहते हैं। और मेरा भाई इधर पढ़ता था, जो मेरा छोटा भाई है, तो उसने बहुत सी कहानियाँ कही थी मुझसे कराची के बारे में। तो आज इधर आकर भी दिल्ली एक सुकून सा लगता है कराची में ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपसे मिलके हमें इतनी खुशी है, क्योंकि माशाल्लाह आपके बारे में तो हम जानते हैं, आपसे एक दो बार बात भी हुई है, फिर आप अब तक 2 बार K2 भी सर कर चुके हैं, फिर आपके वालिद साहब तो एक लेजेंड स्टेटस जो है वो कर चुके हैं। मुझे बताएं कि ये एक इंसान ऑब्वियसली वो करना वो चाहता है जो उनके वालिद कर रहे होते हैं। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हो, तो फिर आपका भी दिल चाहता है, कभी नहीं भी करना चाहता, कभी कभार नहीं भी दिल चाहता, लेकिन आपका वाला तो बड़ा मुश्किल काम है। तो लिहाजा अगर वालिद आपके माउंटेनियर और माशाल्लाह क्या उनका नाम है, तो आपको पता था कि आपने भी यही करना है? जी शुरू में तो मेरा इस फील्ड की तरफ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैट्रिक के बाद जब वालिद अक्सर जो माउंटेन के बारे में कहते थे कि इस तरह की कहानियाँ करते थे, और हमारा एरिया भी एक माउंटेनियस रीजन है, दुनिया के जो 5 बुलंद तरीन पहाड़ जो K2, ब्राड पीक, G1, G2 और नंगा पर्वत थे। तो बस वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी सोचा कि यार क्यों ना हमारे मुल्क का जो परचम है पाकिस्तान का, जो दुनिया की जो बुलंद वाला मकाम है, उन पर लहराऊं। तो पहली चोटी किस उम्र में सर की थी और पहला पहाड़ कौन सा था? 20 साल की उम्र में K2 को सबमिट किया था, और वर्ल्ड यंगेस्ट क्लाइंबर था जिसने उस वक्त जो K2 को सबमिट किया था। आप तो शहरोज हैं, आप तो शहरोज हैं, लेकिन आपने 20 साल की उम्र में और अब आपने दूसरी मरतबा K2 सबमिट किया। तो बंदा कहता है ना, स्टार्ट करता है किसी छोटे पहाड़ से, पहाड़ी से। हम तो शिमला पहाड़ी हमारी ना वहाँ तक ही हमारा शिमला पहाड़ी है छोटी सी, ठीक है, या यहाँ हिल पार्क में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। आपने पहला पहाड़ ही क्या K2 सर किया था? जी वालिद से मैंने वो पहले डिस्कस करते थे हम माउंटेन्स के बारे में ना, तो उसने कहा थी वन ऑफ द हार्डेस्ट माउंटेन्स में से एक नेपाल का एक माउंटेन था और पाकिस्तान का एक माउंटेन था। तो वालिद ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप पहले स्टार्ट में जो इजी माउंटेन्स है जो उनको क्लाइंब करें। तो मैंने कहा कि बाबा मैं जो हार्डेस्ट है उसी पे ही क्लाइंब करना चाहता हूँ।
तो इसके साथ इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वालिद ने मुझे K2 पे ले गए। मतलब अली सतपारा साहब के बेटे हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ तो इन्होंने करनी नहीं है ना, तो स्टार्ट ही करना है, तो बिग स्टेप से स्टार्ट करना है। एक इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, एक मेंटल स्टेट भी होती है। देखिए बहुत से लोग हैं जो समझते हैं और सही भी समझते हैं टू अ सेंस कि बड़ा मुश्किल है, हाइट है, सांस के इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन का, मतलब चैलेंजिंग ये चीज़ होती है। लेकिन इंसान के अंदर वो क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वो इस चैलेंज को भी फेस कर सके? जी, क्लाइंबिंग के बारे में जो वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड कहते हैं हम ना, दुनिया का एक मुश्किल तरीन काम है। इसका आपका जो मेंटली आपकी हदें पार करनी होती है, फिज़िकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। लेकिन इसमें जो स्पेशली हम तो जीबी एरियाज़ के हैं, तो माउंटेन में हमारी जो बोर्न हुई पैदा हुए हैं, तो नेचुरली हैं कुछ सलाहियतें हमारे अंदर हैं, क्योंकि लंग्स और उनमें ना तो हम आदी होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसमें ना। माउंटेन में जाना पड़ता है आपको, फिर उसके साथ साथ आपको 6000 और 7000 के माउंटेन्स क्लाइंब करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप 8000 जो हाई माउंटेन्स हैं उनकी तरफ आते हैं। अब अगर आपने तो माशाल्लाह पहला स्टेप ही इतना बड़ा ले लिया और उसके बाद यू नेवर लुक बैक। अब ज़रा हम उस जर्नी की तरफ आते हैं जो आपने अभी रिसेंटली दूसरी मरतबा K2 सबमिट किया, और ये आपका सर्च ऑपरेशन भी था। और इंटरेस्टिंग बात ये कि इनका इरादा नहीं था इस मरतबा K2 सर करने का, ये सिर्फ अपने वालिद का जसद खाकी ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो सोचा तो जाहिर है आपने होगा ही कि जनाब कुछ तो करना है। इतने रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन भी गए हैं, कितनी हाइट पे जाके आपको कुछ आसार नज़र आना शुरू हुए? जी, मैं विंटर में भी जो ऑन दी सर्वाइवल ऑफ आवर टीम जो 4 क्लाइंबर्स थे हम, तो मैं 8200 से नीचे आ गया था। तो वालिद तो जो दूसरे जो JP मोहर, चिलिका और आइसलैंड का जॉन स्नोरी वो ऊपर चले गए थे। तो मुझे आइडिया था शुरू से ही, मैं कह रहा था कि या वो रास्ता भटक गए हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लॉस हो गई और वेदर की वजह से वो आ नहीं सके। फिर उसके साथ साथ भी मेरा ये भी अंदाज़ा था कि विंड चली थी रात को, जब मैं कैंप में था उस वक्त विंटर में। तो मुझे भी यही लगता था कि विंड की वजह से, इतनी विंड जो 8000 से अबव जब विंड चलती है तो बंदा फ्रीज हो जाता है उसमें ना। फिर हाई एल्टीट्यूड थे इतनी 8000 से ऊपर, तो अंदाज़ा तो था। लेकिन जो सर्च मिशन है उसमें जो एक कैनेडियन कैमरामैन एलियस आकले, उसके विंटर में भी हमारे साथ था, जो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। तो वालिद की ज़िंदगी, जॉन स्नोरी की ज़िंदगी और पर्सनली मेरी लाइफ को वो शूट कर रहा था। तो उसने ऑफ़र किया कि मैं डॉक्यूमेंट्री स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कहा ठीक है, तो मेरा भी प्लान है सर्च मिशन का। तो इसके लिए मैंने पहले गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपने वालिद को सर्च करना चाहता हूँ, उसकी इस्लामी कवानीन के मुताबिक तदफीन करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ जीबी गवर्नमेंट से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो मैंने उसके साथ कहा कि इफ़ यू विल कम आई विल गो विथ यू उस सर्च मिशन में। तो हम जा रहे थे, तो इस सर्च मिशन में पहले हम शूट कर रहे थे। तो लास्ट जो रोटेशन होते हैं इसमें भी क्लाइंबिंग के, तो पहला रोटेशन में हम वो एक्लेमेटाइज होते हैं उसी एयर में, एक्लेमेटाइज होते हैं। तो फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन में भी हम गए, कुछ आसार नहीं मिले। तो मेरा भी खदशा था कि उनकी जो लोकेशन है 8000 से अबाव ही है। तो हम जब लास्ट जो समेत पुश के लिए जा रहे थे लोग, तो कैंपोर में थे। तो एक शर्पा फिक्सिंग टीम जो पॉइनर और मेडिसन एक टीम थी, जो बिग टीम्स थी इस साल जो K2 पे ट्राई कर रही थी। तो उनके जो फिक्सिंग शर्पास बोतलनेक पे फिक्सिंग कर रहे थे, तो हम कैंपोर में पहुँचे। तो वो शर्पा, जब मैं कैंपोर में पहुँचा तो मैंने रूट को देखा, तो कुछ लगा कि मुझे शक हुआ कि इस जगह में कुछ है। तो शर्पा का कोई लीडर, वो लगपा शर्पा, वो कैंपोर में मौजूद था। तो मैं उसके टेंट के बाहर जाके पूछता रहा कि यार वो पहुँचे तो कुछ कर रही। उसने कहा बस 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पहुँच जाएंगे। तो आखिर में उसने कहा कि यार दाढ़ी भी है, वो कैलाश का डाउन सूट भी है, और उसने कहा कि ये आपका पापा है, कहा ना उसने मुझे। तो इस तरह कहा, फिर मेरा थोड़ा वो हो गया। फिर टेंट में आके थोड़ी देर में बैठा। फिर उसके बाद हमने प्लानिंग बनाई कि बाहर आके कि वो एक दूसरा अंग्रेज़ था जो बोतलनेक के नीचे था, वो JP, वो भी वालिद उनके साथ था। तो हमने प्लान किया कि उसकी बॉडी के पास जाएंगे हम लोग, तो उसके सर्चिंग करके उसको तदफीन करके हम आएंगे। फिर नेक्स्ट डे और 28 को हम ऊपर जाएंगे। पहले हम उसकी बॉडी के पास गए, उसकी तदफीन की। फिर उसकी जो एविडेंस के लिए जो डिवाइसेस होती हैं, जो मुख्तलिफ GPS डिवाइसेस, GoPro कैमरास, उनकी सर्चिंग की। लेकिन उसकी बॉडी से कुछ नहीं मिला। तो हमने उसकी तदफीन की और उसको बर्फ़ के नीचे किया। फिर हम नीचे आ गए।
नेक्स्ट डे हम समेत पुश के लिए 28 को जा रहे थे, तो रास्ते में एक जो वन ऑफ द हार्डेस्ट जो पोर्शन है केटू का बोतलनेक, तो उन एरियाज पे थी वालिद की बॉडी भी। एक बोतलनेक क्रॉस करके एक हार्ट साइज आता है, वो उधर वालिद की बॉडी। आप फेमिलियर हैं इस सारी जगह से, आप जानते हैं? केटू का मेरा 4th अटेम्प्ट था, ये केटू मेरा 4th टाइम था, तो मैं केटू से तो। और आपने जब ये अपने वालिद की बॉडी देखी, आपको बॉडी देख के उस हादसे का अंदाजा हुआ कि क्या हुआ होगा? वाज इट कवर्ड इन स्नो कंप्लीटली? आपको कुछ कोई जैकेट का कोई हिस्सा बाहर था? किस तरह से आइडेंटिफाई? उस जगह में जो 8,000 से वाव विंड और स्टीप इतना है कि उधर बर्फ तो टिकती नहीं है, तो उनकी बॉडीज ओपन थी जो उसमें थी। बाकी क्लॉथ थे उनके जो हवा की वजह से कुछ क्लॉथ, ग्लव्स और बाकी चीज़ें उड़ गई थी, लेकिन उनकी जो लोकेशन और जो डिवाइसेस जो यूज़ कर रहे थे रिपेलिंग के वक्त, फिगर ऑफ 8 कार्बनर्स, तो डिसेंडिंग के दौरान ही उनका हादसा हुआ था। और उसके साथ जो विंड और हाई एल्टीट्यूड वो समेट करके विंटर में वो वापस उधर पहुंचे हैं, तो फिर जाहिर बात है विंड चली है, मौसम खराब था उस वक्त। तो अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा साजिद? वालिद की मैयत जो है वो वहीं जी जब मैं कैंपोर में था तो उधर भी मुझसे वो जो बेस का में हमारा लीजन अफसर होता है आर्मी का, उसने कांटेक्ट किया था कि आर्मी और गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करेंगे अगर लाना चाहते हैं तो उस वक्त पे प्लानिंग तो नहीं बनती थी उस हाइट पे जाके वालिद की बॉडी ऊपर थी। एक दिन में हम इतना वो सर्च मिशन नहीं कर सकते थे। बाकी मेरी जो कैपेसिटी में था, मैंने 8,400 से वालिद की बॉडी को नीचे लाकर 7,900 तक लाकर मैं, और एक बोलिवियन एक माउंटेन गाइड एक हुगो अयावीरी, उसने मेरी हेल्प की थी इस मिशन में। तो मैंने उधर वालिद की तदफीन की जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक जो उस साइट पे पॉसिबल थे, तो वालिद की तदफीन उधर कर दी है। तो फिर मैंने भी यही किया था कि मैंने पहले बहुत सी रिक्वेस्ट की थी जीबी गवर्नमेंट से और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर से कि मेरी सर्च मिशन में सपोर्ट करें, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला उनका। तो फिर मैंने अपने आप से ऑन योर ओन आपने किया। ये हम आपको ज़रूर इधर बताना चाहते हैं और आपको शायद इस बात का अंदाज़ा भी हो कि जब ये इंसिडेंट सारा हुआ था और अभी सर्च चल रहा था, तो पूरी कौम जो थी वो पूरी कौम दुआ कर रही थी और एक मिरेकल, एक दुआएं, बिल्कुल लोगों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स चेंज कर दी, बिल्कुल अली सतपारा साहब को ट्रिब्यूट दिया। उसके बावजूद भी जब अली सतपारा का बेटा मुझे आके यहाँ स्टूडियो में बताता है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर बहुत दिल दुखता है, आप यकीन करें। जीपी गवर्नमेंट की तरफ से, मगर मतलब है कि we are short of words कि he wanted to find the dead body of a legend who has done so much for Pakistan, और जीबी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते रहे and there was no support at all. We wonder, मगर खैर अच्छा जी, अली सतपारा हमारे शहीद में उनको कहूँगी, वो हमारे हीरो हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। मतलब उन्होंने एक कहते हैं ना कि एक एवेन्यू खोला, हमारे दिमागों में एक एवेन्यू खोला जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई पाकिस्तानी इस तरह इट्स डूएबल और नॉट डूएबल। तो उनका तो ऐसा आना जाना लगा रहता था समिट पे और पीक पे कि उनको देख के लगता था कि ये बहुत ही ईजी है, लेकिन वो एक और किस्म के शख्स थे, उनके लिए तो शायद करना आसान होगा, हम तो सोच ही सकते हैं। और साजिद अब आप हैं जो आगे उनकी वो जो लेगेसी है वो लेके चल रहे हैं। भी सर कर लिया, अब क्या विंटर में कोई एक्सपीडिशन का इरादा है आने वाला? अभी जो विंटर में भी सारे माउंटेन क्लाइम हो चुके हैं वर्ल्ड के, जो हाईएस्ट ओनली केटू रहता था जो अनक्लाइम था विंटर में, तो हमारा मिशन था, तो बदकिस्मती से ये हादसा हो गया। तो अभी इंशाल्लाह मेरा प्लान है वालिद की लेगेसी को आगे लेके चलूँगा, और दुनिया के जो 14,800 से अबव माउंटेन्स हैं, अभी तक कोई पाकिस्तानी नहीं है जिसने 14 जो माउंटेन क्लाइम किया। तो इंशाल्लाह मेरा मिशन भी है और वालिद का ख्वाब भी था कि इन माउंटेन पे पाकिस्तान का परचम लहराए है, और इंशाल्लाह मेरा भी ख्वाब है कि और आपके ख्वाब में पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो आपके लिए आपके साथ है, क्योंकि हम ऑनेस्टली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। और आप जब ये चीज़ें कर लेते हैं, जब हासिल कर लेते हैं जो आपका मिशन हो, तो हमें ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे हमारी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है और हमारी दुआएं थी कि ये हो गया। तो अच्छा, आपके बाकी बहन भाइयों में से भी कोई करता है या आप ही हैं? नहीं, मैं करता हूँ सिर्फ क्लाइंबिंग, बाकी पढ़ते हैं मेरे छोटे भाई। अच्छा, बाकी पढ़ते हैं। वंडरफुल जनाब। वैसे एक सवाल मैं आपसे यकीनन पूछना चाहूँगा कि आपके वालिद के जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप लोग का कितना ख्याल रखा गया? आप मुतमईन हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म? जी, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली पाक आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हौसला मिला, और मैं शुक्रिया जितना अदा करूँ कम है।
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी, जीबी गवर्नमेंट ने भी एक जॉब दी है मुझे टूरिज़म डिपार्टमेंट में, और कुछ फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट किया। लेकिन मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वालिद अली सतपारा पाकिस्तान के एक मशहूर माइनस कोपरेमा थे, और इस विंटर हादसे में जो हादसा हो गया और शहीद हो गए वालिद, तो उसके जो पाकिस्तान के लिए कारनामों और खिदमत के एजाज़ में जो सिविल अवार्ड है एक उससे नवाजे। इंडीड जनाब, इंडीड जनाब, हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपकी रिक्वेस्ट हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंची, और ये इनकी रिक्वेस्ट नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की रिक्वेस्ट है इंडीड कि अली सतपारा साहब मरहूम को, शहीद को आला तरीन सिविल एजाज़ात से नवाजा जाए, और उनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं, लेकिन We should honor his services. और एक्चुअली ये तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये रिक्वेस्ट डालने वाली बात भी नहीं है, ये तो इट हैज़ टू बी डन, इट शुड बी डन ऑन इट्स ओन। साजिद, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और ये तो एक ऑलमोस्ट एक लकी चांस हमें लगा कि आज के दिन के तवज्जुह से आप भी आए हुए थे कराची, और आपसे मुलाकात भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। छुट्टी है लेकिन हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं आज का दिन जश्न आज़ादी मुबारक एक दफ़ा फिर कर देना, इफ पीपल आर जॉइनिंग अस राइट नाउ, क्योंकि ये वो वाला दिन होता है कि ज़रा कैजुअल चल रहे होते हैं कि कोई इस तरह इमरजेंसी तो है नहीं कि जी आपने स्कूल और ऑफिस और कहाँ पहुँचना है। तो एक तो 14 अगस्त और फिर वीकेंड भी है। हाँ, स्कूल तो वैसे ही बंद है। इनफैक्ट हम आज के दिन, इस जश्न आज़ादी के दिन, ये खास दुआ करेंगे कि स्कूल जो है वो जल्द खुल जाए और ज़िंदगी ज़रा नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाए। तो आज जैसे कि हमने आपसे वादा किया हुआ कि हम यंग हाई अचीवर्स को जी आपके सामने लेके आए, और पाकिस्तान माशाल्लाह जब हम वो फहरिस्त बना रहे थे, वो लिस्ट हमारे अपने ही शो पे इतने हाई अचीवर्स आ चुके हैं दैट वी रियली हैड टू कर्टेल द लिस्ट, क्योंकि इतने ज़्यादा हैं। तो अच्छा जी, आपको पता है ना, डायना अवार्ड की हम बात करते रहते हैं, और ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली सोशल सेक्टर में जो हमारे नौजवान कर रहे हैं, उनकी खिदमत का एतराफ़ होता है। और कुछ अरसे से, कुछ सालों से इनफैक्ट ये डायना अवार्ड जो है ना, पाकिस्तान तवातुर के साथ आया चला जा रहा है, और इस मरतबा तो एक नहीं, कई नौजवान ऐसे हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, और उनमें से एक बहुत ही यंग लड़की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा शेख। शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ जियो पाकिस्तान बिफोर एज वेल व्हेन शी गॉट दिस अवार्ड। और हमारे अपने प्यारे अर्शमान, जो कि अब थोड़े बड़े हो गए हैं लेकिन थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे साथ पुराना साथ है, तो हमें वो छोटे छोटे ही लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी वो बता रहे थे ब्रेक में कि वो 15 साल के हो गए। सो वी हैव नोन हिम 3-4 years आई थिंक, और मे बी मोर। तो हमारे लिए बिल्कुल वो इतने से हैं, बट वाकई बड़े हो गए। सो अर्शमान नईम इज़ विद अस, आयशा शेख इज़ विद अस। मैं आप लोगों को वेलकम करूंगी जियो पाकिस्तान में, आप दोनों को। एंड ये दिन मनाने के लिए वी आर सो हैप्पी कि आपने टाइम निकाला है और आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। सो जश्न आज़ादी मुबारक को ईद निकल रहा है मुझे। ईद भी अभी गुजरी है ना, बहुत दिन नहीं हुए, अभी तो फ्रीजर भी भरा हुआ है हुमा का फ्रीजर भरा हुआ है। बट एनीवे जी, आयशा एंड अर्शमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आयशा, आपसे स्टार्ट करते हैं, क्या हाल है? यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी, हम सारे वैसे एक जैसे लग रहे हैं, हमारी स्क्रीन इज ग्रीन एंड वाइट। हाँ भाई, आज के दिन से तो यही बनता है कि हमारी स्क्रीन, हमारे दिल, हमारा सब कुछ इर्द गिर्द भी आप देखें, बाहर भी ग्रीन और वाइट, हमारा ये जो सब सिलारी परचम का रंग है ये बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। आयशा, वी वर टॉकिंग अबाउट स्कूल डेज और कॉलेज डेज, आप तो यू स्टिल इन कॉलेज, बताइएगा कि हाउ कोरोना हैज चेंज्ड द सेलिब्रेशन ऑफ दीज पर्टिकुलर इवेंट्स एज वेल। कोरोना ने, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पाकिस्तान का जो दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, इस पे आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई फील रियली हैप्पी। ये डे मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और जब हम स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो उसको एक नए तरीके से मनाया जाता है। आपके साथ आप लोग होते हैं, आपके स्टूडेंट्स होते हैं, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे होते हैं वो होते हैं, और इतने सारे आपके साथ लोग होते हैं। आपका जो ये दिन है 14 अगस्त का, ये एक डिफरेंटली सेलिब्रेट किया जाता है। आप आजकल तो आसमान से भी पूछेंगे, वो पैक मिल जाता है ना बनी बनाई झंडियों का, लेकिन लिटरली बचपन में हम वो खुली झंडियां लाते थे जो अलग होती थी, फिर वो रस्सी किसी जगह बांधते थे, सहन में या छत पर किसी भी जगह, और वो आटे की लई बना के वो झंडियां खुद उसके ऊपर चिपकाते थे। डू इट योरसेल्फ, डू इट DIY था सारा। सो आसमान, आई एम श्योर आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन आपने वैसे झंडा लगाया घर पे, सजाया घर? नहीं, अभी मुझे सारा पता है, क्योंकि जब 14 अगस्त आती है तो बाबा जो है ना मेरे, वो खुद यानी सारा काम करते हैं। वो कहते हैं कि यानी ग्लू श्लू का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इस तरह लगाएं। तो उस तरह जो है हम यानी तारे वगैरह लगाते हैं, फिर हम वो झंडियाँ उस पर लगाते हैं, तो सारा पता है मुझे। वंडरफुल। तो आप हमें क्या सुनाएंगे, क्या तैयारी है आपकी, कौन कौन सा मिली नगमा आपने इस साल हमारे लिए तैयार किया? मैंने आज काफ़ी तैयार किए हैं,
तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैंने किया वतन की मिट्टी गवाह रहना, बस यहीं से शुरू करते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। वतन की मिट्टी से शुरू करते हैं। और दिल दिल पाकिस्तान पे भी आप जा रहे थे, वो तो बहुत ही हमारा अल्टीमेट फेवरेट है, उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन वतन की मिट्टी से स्टार्ट करते हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, तेरे मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। इतनी खूबसूरत आवाज़ है आयुष्मान आपकी। आपको पता है वैसे किसने गाया ये गाना? आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर, रिहर्सल करते हुए। नहीं, मैंने सुना है ऑब्वियसली। जब मैं किसी भी सॉन्ग को सुनता हूँ ओरिजिनल मैं पहले सुनता हूँ। सो नैयरा नूर साहिबा की रेंडिशन भी क्या खूबसूरत। और लेकिन आयुष्मान आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है और बड़े दिल से आप गाते हैं। और जब आप हमारे शो पे आए हैं और आपने किसी कोई भी ओकेजन हो आपने गाया है, तो वो एक माहौल सा जो होता है ना, उसका एसेंस निकल आता है। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल। अब आयशा, इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक तो यूथ से वैसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कुछ बेहतरी आएगी, कोई प्रोग्रेसिव बातें होंगी और दिमाग खुला होगा, तो वो हमारे माशाल्लाह यंगस्टर्स का होगा। और फिर आप जैसे यंग लोग जो अवार्ड भी ले लेते हैं इस किस्म के, जहां आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज किया जा रहा हो फ्रॉम एन अदर कंट्री, किसी और मुल्क से, तो दैट इज़ कमेंडेबल। अब क्या प्लान्स क्या हैं? क्योंकि जब इतना अचीव कर लिया हो, बेशक आपको शायद थोड़ा लग रहा हो, ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन दिस पब्लिक फोरम, तो एक्सपेक्टेशंस लोगों की भी ज़्यादा होती हैं, आपकी अपने से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि भाई मैंने यहाँ रुकना नहीं है, बहुत कुछ आगे करना है और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए आगे करना है। सो करना क्या है? बहुत कुछ करना है, स्पेशली जब जैसे कि आपने कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो हमारा जो दिल है वो भी करता है कि हम कभी भी लोगों को डिसअपॉइंट ना करें। तो मेरा पाकिस्तान से, अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से ये वादा है कि जब पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत होगी, मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। आयशा क्या बनना चाहती हैं बड़े होके, वो तो हम जानेंगे, लेकिन आयुष्मान आपके क्या प्लान्स हैं? अब तो माशाल्लाह यू आर टीनेजर, ये गुलकारी और ये ऑल ऑफ 15 इयर्स, हाँ, 15 साल ये सब के हो कुछ गए। तो चलता रहेगा, लेकिन आपने क्या सोचा है, क्या करना है आगे जाके? मैंने सोचा कि आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, लेकिन अगर यानी इसमें और आगे निकल गए तो फिर इसमें भी आगे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी स्टडी है। इंडीड होनी भी चाहिए। अच्छा, और ये भी मुझे आपकी बात अच्छी लगी है, आप बरकरार हो अपने इस पे, बिकॉज हमने कुछ अर्सा पहले भी जब आपसे पूछी थी, आप तब भी डॉक्टर बनना चाहते थे और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस तब भी आपको बड़ी अच्छी तरह पता थी। और माशाल्लाह एक और मिली नगमा आयुष्मान ने तैयार किया है, अब क्या सुनाओगे? ये वतन तुम्हारा है। हाँ, चलें जी, ये वतन तुम्हारा है। ओके। ये वतन ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। आपकी आवाज़ को साज की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, इंस्ट्रूमेंट्स की ना, म्यूजिक की आपको ज़रूरत नहीं होती। जब आप गाते हैं तो उसी में इतना मज़ा आता है कि बस you have a very musical voice, even when you speak to us you have very musical, एक मेलोडी है आपके। आयशा क्या ख्याल है, अच्छा गाते हैं ना? बहुत बेहतरीन। आयशा आप गाती हैं? नहीं, मेरा आवाज़ बहुत बुरा है। बड़ी अच्छी है। अगर आपके माशाल्लाह और इतनी अचीवमेंट्स और पॉजिटिव्स हैं कि इट्स ओके अगर आपको लगता है आपकी आवाज़। अचीवमेंट्स और पॉजिटिविटी
की बात हो रही है तो तलहा तालिब is going to be with us after this very short break. ओलंपियन तलहा तालिब। अब सिर्फ तलहा तालिब नहीं, हम कह सकते हैं ओलंपियन तलहा तालिब is going to join। जश्न आज़ादी मुबारक। By the way, डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ये होनी चाहिए। डायमंड जुबली इज 75 years ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। और जब ऐसा माइलस्टोन भी हो ना, जब आपका फिगर भी इस किस्म का आ जाए, वरना 71, 72 वैसे तो हमारे सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन 75 विद द डायमंड जुबली गोइंग विद इट, तो फिर वो वैसे हु रिमेंबर्स हमने जब गोल्डन जुबली बनाई थी तो बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन थी उसकी भी, आई स्टिल रिमेंबर। और हमने घरों पे दिए भी जलाए थे। वैसे 75th को भी इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। आयशा शेख हमारे साथ हैं, अर्शमान नईम हमारे साथ हैं, साजिद सतपारा शुरू में हमारे साथ थे, और अभी हमें कौन ज्वाइन कर रहा है? तलहा तालिब, ओलंपियन तलहा तालिब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बड़े ही कम रिसोर्सेज के बावजूद इन्होंने पाकिस्तान को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। Absolutely. और होपफुली के अगला जो ओलंपिक्स होगा उसमें एक मेडल भी हमारे नाम हमारे ओलंपियंस लेके आएंगे। लेकिन जनाब वी आर वेरी ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ तलहा एंड अरशद एज वेल। सो तलहा, सबसे पहले तो बेहतरीन परफॉर्मेंस पर एक बार फिर आपको मुबारकबाद। ये बता दीजिएगा कि मुकाबले के लिए आप टोक्यो में थे, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन ज़ाहिर है दीगर जो ममालिक के खिलाड़ी हैं वो बहुत लंबी बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आते हैं। क्या बेसिक फ़र्क आपने महसूस किया? हमारे यहाँ क्या चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए? उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वो सारा साल जारी रहते हैं, तो हमारा पिछले 3 साल से कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं था लगा। इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पे परमानेंट डायरेक्टर जनरल मौजूद नहीं थे। तो मैं एक स्कूल में ट्रेनिंग करता था, जितने मैंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफिकेशन है उनके लिए वो एक स्कूल से ट्रेनिंग करके, तो बाकी मैंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। तो एक स्कूल में ट्रेनिंग करके मैं जाता था, उधर कंपटीशन खेलता था, पाकिस्तान के लिए मेडल भी हासिल करता था। अच्छा, ऑब्वियसली हमारी एक क्यूरियोसिटी भी है तलहा आपके हवाले से कि इतने आगे तक आप पहुंच गए, तो आपने शुरू कब किया होगा? क्योंकि वेट लिफ्टिंग यकीनन एक मेहनत तलब स्पोर्ट है, तो आपके ख्याल में किस उम्र में बच्चों को इस खेल की तरफ आना चाहिए? और ये हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि आपने खुद ने वेट लिफ्टिंग की तरफ आप कब आए थे और किसके कहने पे आए थे? इन्फ्लुएंस कौन था? हाँ, स्टोरी चाहिए हमें। मैंने 8 साल की उम्र में अपनी वेट लिफ्टिंग का आगाज़ किया था। मेरे वालिद साहब का वेट लिफ्टर पावर लिफ्टर थे, उन्होंने मुझे इस फील्ड में शामिल कर लिया। 2011 में मैंने पहला अपना नेशनल अंडर 14 चैम्पियनशिप का कंपटीशन खेला, तो मुझे मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ मेरा भी शौक बढ़ता गया। मैं पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, पाकिस्तान के लिए बेशुमार मेडल हासिल कर चुका हूँ। आप प्लीज़ ये बताइएगा कि हमारे मुल्क में आपको पता ही है सबसे फेवरेट खेल, ऑल्दो हमारा नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, लेकिन क्रिकेट सबसे ज़्यादा मकबूल है। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद आपकी परफॉर्मेंस हो गई, अरशद नदीम की परफॉर्मेंस हो गई, नेज़ाबाजी, वेट लिफ्टिंग, इन स्पोर्ट्स की तरफ भी आपको लगता है कि आप लोगों की वजह से अब आवाम की तवज्जो है या आएगी और हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को इन खेलों पर भी ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ इन 2 गेम्स को यहाँ और जितनी नोटिस में है गवर्नमेंट पे, तो बाकी जितनी भी खेलें हैं इन सब के ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाएं, हर शहर में अकेडमी बनाई जाए जहाँ पे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हों, पूरा अरीना एक बना हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हों, अच्छे ये सपोर्ट करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छी से अच्छी इनको सपोर्ट करें, तो डाइट वगैरह और जो सप्लीमेंट्स का खर्च आता है वो भी उठाएं। तो मेरा इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की स्पोर्ट्स और बेहतर हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ तलहा जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले ओलंपिक्स तो 1 साल आगे ही हो गए कोविड की वजह से, तो अब 2024 में 3 साल बाद पेरिस जो है वो ओलंपिक्स की मेज़बानी करेगा। तो आपके पास 3 साल हैं, आपको क्या सहूलियात जो है वो दरकार हैं, ट्रेनिंग, डाइट, इस किस्म की जो चीज़ें वगैरह होती हैं, तो इस हवाले से क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि मेडल जो है वो अब हमारे हाथ से ना निकले? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने मेरे से उम्मीद लगाई है, तो उनकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह मैं पूरा उतरूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा। और जो मेरे पास इक्विपमेंट है वो भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि स्पोर्ट्स बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे प्रोवाइड करेगी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे देगी जिधर मैं अपनी ट्रेनिंग को जारी रख सकूँ। और उम्मीद है इंशाल्लाह 2024 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूंगा। इंशाल्लाह आपकी मेहनत और आपको उम्मीद है और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तलहा, लास्टली, पाकिस्तानियों ने आपको बहुत प्यार दिया है, आपका जिस तरह इस्तकबाल किया गया और
बेपनाह प्यार निछावर के बाद इंसान खुद भी सोचता है ना कि मुल्क को भी कुछ दे। आपके क्या इरादे हैं? अभी तो यू हैव टू अचीव सो मच, लेकिन एक लॉन्ग रन प्लान होता है ना, लॉन्ग टर्म प्लान, क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए आप? जी इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है कि जिस तरह इन्होंने मुझे प्यार दिया, इनके लिए जो यूथ है स्पेशली जो बच्चे हैं, इनके लिए मैं इस वक्त मोटिवेशन बनाऊँ। हर कोई कह रहा है कि हम भी वेट उठाएंगे, मैं भी वेट उठाऊंगा, ओलंपिक्स में जाऊंगा। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि आने वाले वक्तों में मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे के साथ अपनी कोचिंग भी स्टार्ट करूँ और जो मैंने सीखा है वो दूसरों को भी सिखाऊँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त। तला आपसे बात करके ही इतना हम इंस्पायर हुए कि क्या जज्बा इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। हमारे साथ आयशा बैठी हैं, अर्शमान भी हमें ज्वाइन वहाँ से कर चुके हैं। अर्शमान, क्विकली बेटा बताओ, आपने इस दौरान पढ़ाई तो अपनी की साथ साथ, लेकिन आपने गाना सीखा या फिर किसी से ट्रेनिंग ली या खुद ही यूट्यूब से ही रिहर्सल का सिलसिला जारी है? नहीं, मैंने सीखा अभी किसी से नहीं है। अभी मैं ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ बिकॉज अभी मेरे पेपर हैं 28 अगस्त को, तो उसके बाद यानी जब पेपर्स एंड होंगे उसके बाद मैं शुरू करूँगा, और गिटार मैं सीख रहा हूँ अभी। वंडरफुल। हम अर्शमान से कहेंगे कि आप एक और बिल्ली नगमा हमें सुनाएं और साथ ही हम आयशा से इजाजत लेंगे। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अर्शमान, आपसे हम बिल्ली नगमा सुनेंगे और उसके बाद हम आप सबको मिलेंगे इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। सो ओवर टू यू अर्शमान। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। जीते रहो, खुश रहो, गाते रहो, जबरदस्त, वंडरफुल। ये बड़ी स्पेशल एक ट्रांसमिशन है आप लोगों के लिए आज के दिन के हवाले से, तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक भी कहेंगे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की डायमंड जुबली जो है एनिवर्सरी, उस पर एक स्पेशल मुबारकबाद देंगे। और बहुत से हाई अचीविंग यंग पाकिस्तानी से हमने बात की है इन द लास्ट आवर ऑल्सो, मिली नगमे भी हुए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट तो रहा है हमारा साजिद अली सतपारा साहब से गुफ्तगू करने का, उनके वालिद की यादें भी ताज़ा की और वो सारा सफ़र उनसे पूछा जिस तरह उन्होंने अपने वालिद और पाकिस्तान के हीरो अली सतपारा साहब की बॉडी को रिकवर किया। लेकिन कुछ और भी लोग हैं। वैसे साजिद ने तो 20 साल की उम्र में पहली दफ़ा K2 सर किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ देगा, लेकिन पहाड़ों से एक नौजवान नहीं निकला, मैदानों से एक नौजवान निकला जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहरोज काशिफ ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, एंड समथिंग दैट वी कुड नॉट इवन इमेजिन। तो शहरोज खुद 19 साल के थे जब उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा, और शहरोज आज हमारे मेहमान हैं। उनसे हम पहले भी काफ़ी गप्पे लगा चुके हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले से तो हम चाहते थे कि यंग अचीवर्स हैं हमारे साथ हैं और जिन्होंने आगे बहुत कुछ और अचीव करना है। सो शहरोज इज विद अस, थैंक यू सो मच एंड जश्न आज़ादी मुबारक शहरोज आपको भी। अब ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और हम बड़े क्यूरियस हैं कि आप तो बिलोंग भी नहीं करते किसी पहाड़ी इलाके को, या फिर एक होते हैं ना किसी मिट्टी की इसमें है वजह कि हम पहाड़ों पे चल पड़े। आप तो यू आर फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर में तो पहाड़ भी नहीं होते, कौन सी शिमला पहाड़ी का आपने जिक्र किया था, तो ये शौक कैसे हो गया शहरोज आपको? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से पहाड़ों की बुलंदियों से आज़ादी मुबारक। और दूसरी बात ये है कि बेसिकली ये एक मिथ थी कि माउंटेन बिलोंग्स टू नॉर्दर्न एरियाज़, नॉर्दर्न पीपल। तो मेरा मानना ये है कि कोई भी स्पेसिफ़िक चीज़ पाकिस्तान की किसी स्पेसिफ़िक एरिया के लोगों से बिलोंग नहीं करती।
ये पूरे पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पूरे पाकिस्तान का हक है, पूरे पाकिस्तान का खून दौड़ता है उस चीज़ में। तो मैं भी इसी तरह एक मैदानी इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाला, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ था, धर्मपुरा से अब हम शिफ्ट कर गए। तो 11 साल की उम्र से जो है वो ट्रैकिंग से स्टार्ट लिया मैंने। ट्रैकिंग से स्टार्ट लिया और ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप करते करते मैंने 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को सर किया। ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं और पाकिस्तान की चौथी बुलंद तरीन चोटी है, और उसके बाद द ब्रॉड बॉय का टाइटल दिया गया मुझे, जो कि दुनिया का सबसे कम उम्र तरीन कोई पे मैं अभी तक हूँ मैं, जिसने ब्रॉड पीक को सर किया। उसके बाद अगले साल एवरेस्ट को सर किया, और ठीक उसी के ही 2 महीने के बाद मैंने K2 को सर किया। तो ये एक आलमी रिकॉर्ड है कि फर्स्ट यंगेस्ट टू क्लाइंब बोथ पीक्स इन द वर्ल्ड, जो हाईएस्ट हैं, और यंगेस्ट टू क्लाइंब K2 एज वेल। We are so proud of you, I'm sure. जी, प्लीज जी बताएं। एक और ये बात ये भी है कि आई वॉज विदाउट हाईपोटर, मेरे पास मेरा हाईपोटर वहाँ बीमार होकर चला गया था, तो आई वॉज कैरिंग 20 kg दैट टाइम। हाँ जी, और हमने आपके वालिद से भी, जब आपने सर किया ना K2, हमने आपके वालिद साहब से भी बात की थी, एंड सर्टनली इसमें उनका तो हौसला है ही, और आपकी वालदा का भी स्पेशली हौसला है, लेकिन आपकी भी बड़ी हिम्मत है शरोज़। यू नो, अ टीनेजर इतना भी बहादुर नहीं होता इंसान के हर चीज़ को अबूर करता चला जाए। बहुत छोटी उम्र होती है, पर्टिकुलरली इफ़ यू टॉक अबाउट 17 ईयर ओल्ड, और ये पहाड़ जो कि बड़े किलर माउंटेन्स भी हैं सॉर्ट ऑफ, रास्ते में एट टाइम्स लोग बताते हैं कि जनाब डेड बॉडीज़ तक आपको इंटैक्ट नज़र आती हैं। आपका ये पैशन इतना ज़्यादा है कि उस सारे डर को अबूर कर गया और आप ये करते चले गए। बेसिकली ये हर इंसान की विल पावर पे डिपेंड करता है। तो मेरी भी विल पावर थी, मैं डिटर्मिन्ड था, मैं पैशनेट था इस चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़िकल फ़िटनेस भी अच्छी है। तो एक एथलीट का सबसे मेन चीज़ यही होती है कि वो फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, और डिसीजन मेकिंग भी था मैं माउंटेन पे। तो आई थिंक सो कि सब चीज़ें जो है ना, वो मेरा जो पैशन था और मेरा जो स्टेमिना और मेरा जो डिटर्मिनेशन थी, वो इस डर से काफ़ी ऊपर था। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपकी कहानी है। आपके वालिद से हमने कुछ अरसा पहले जब बात की थी, और हमने उनसे पूछा, ये बल्कि आपसे भी हम बातें करेंगे, तो हमने पूछा ये शौक़ आपके बेटे को आया कहाँ से? तो उन्होंने बताया जी हमारी एक ऑफिस की एक गैदरिंग थी जब हम पहाड़ों में चले गए, और आप शायद गालिबन 11 साल के थे, और उसके बाद जिस तरह कहते हैं ना कि बच्चा हाथ से निकल गया, क्योंकि लिटरली उसके बाद तो आपने दुनिया में ना जो चोटी आपको नज़र आई कि आपको लगा कि जी कोई पाकिस्तानी इधर नहीं चढ़ा होगा, तो आप वहाँ पहुँच गए। तो ये हाथ से निकलने वाली बात हमें अपने यंगस्टर्स की अच्छी लगती है, और ये आपको हमने आज दावत भी इसलिए दी है ताकि हम ये मैसेज जो है वो ज़रूर यू नो पुट अक्रॉस कर सकें टू द यंगस्टर्स इन पाकिस्तान कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो मतलब ज़रूर करें, और हट के कोई चीज़ ढूंढें करें, और फिर फोकस डाल के 100% अपना 110% अपना डाल के करें। एंड देन अब मैं आगे पूछ लूं, अगर आपने मोटिवेट कर दिया है सारे नौजवानों को, तो फिर से पूछने कि भाई अब माशाल्लाह इतना सब कुछ कर लिया है, यू द यंगेस्ट टू सबमिट K2, माउंट एवरेस्ट, ब्रॉड पीक, आगे क्या इरादा है? मतलब है कि माउंटेनियरिंग पैशन तो है, लेकिन आगे प्रोफेशनली क्या करना है, या यही आपका प्रोफेशन होगी? पैशन तो है ही, क्या आप ज़रा बताएं फ्यूचर प्लान्स अपने। मैंने इसको अपना प्रोफेशन बनाया है। बहुत सारे लोग एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, स्टडीज़ के बारे में पूछते हैं, तो बेसिकली माउंटेनियरिंग के अंदर मुझे जो है वो मैं सीख रहा हूँ, इसकी टेक्निकल चीज़ें सीख रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा मुझे आती भी हैं। तो आई थिंक सो कि यही मेरी एजुकेशन है। एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि आप फिज़िक्स मैथ साइंस पढ़ें। तो दूसरी बात यह है कि आई वांट टू मेक इट एज माई प्रोफेशन, और दुनिया में 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जो कि इंशाल्लाह मैं सर करूँगा विद इन 3 years, and I want to be the youngest in the world to summit all the 14 peaks. And we have no doubt that you will be able to do that, because half of them तो you have already more than half. जिससे हमने बात की है, ये it's a very expensive sport. हॉबी हो, शौक हो, स्पोर्ट हो, जिस तरह भी, जिस एंगल से भी आप देखना चाहें, it's very expensive. रिस्की तो है ही है, फिर इक्विपमेंट कितना महंगा है, बड़ी सपोर्ट चाहिए, शायद स्पॉन्सर्स भी चाहिए हो, शायद हुकूमती सपोर्ट भी चाहिए हो। आप किस तरह मैनेज करते हैं? एंड आई एम आस्किंग यू बिकॉज अदर एस्पायरिंग यू नो माउंटेनियर्स जो ये करना चाहते हैं, उनको ज़रा अच्छी क्लियर पिक्चर मिलनी चाहिए ऑफ हाउ इट इज़।
सबसे पहली बात तो ये है कि नो डाउट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स। एवरेस्ट तक तो पॉकेट से किया, कुछ स्पॉन्सर्स नहीं था, कोई वो नहीं था। K2 पे मुझे स्पॉन्सर्स मिले कुछ कंपनीज़ की तरफ से, और अब हुकूमत ने भी जो है वो 10 लाख देने का ऐलान किया। तो आई थिंक सो कि ऐसी ही चीज़ें ग्रो अप करती हैं। कभी कभार आप कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो आपको जो है वो कम से कम अपने पैशन के लिए जो है वो इतना तो करना पड़ेगा। देखिए, विल पावर होती है, अगर इंसान मजबूर होता है ना तो इंसान चोरी भी कर लेता है। तो इसको मजबूरी बना लें, अपनी विल पावर को अपनी मजबूरी बना लें, अपने पैशन को अपनी मजबूरी बना लें। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। अच्छा, अब आपके जो छोटे भाई हैं या आपके कज़न्स हैं या आपके दोस्त हैं, यू सच अ यंग बॉय, वो आपसे इंस्पायर्ड हैं या आपको कहते हैं कि यार तुम तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, तुम किस तरफ चल पड़े हो? इस उम्र में तो लोग यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रहे होते हैं, कुछ करियर बनाने का सोच रहे होते हैं, एंड यू आर ऑलरेडी देयर, पीपल आर इंटरव्यूइंग यू। मेरे जो घर वाले, आपको तो पता है घर की मुर्गी दाल बराबर, तो बस घर में हमें बड़ी अच्छी तरह पता है वैसे। हाँ, दादी भी कहती हैं कि कभी पढ़ लिया कर लिया कर, तो वो आपको पता है ज़रा एमी मजाक चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो असल हौसला ना वैसे शरोज का तो है, मैं कहता हूँ शरोज का अम्मी का बड़ा हौसला है जी, आपकी वालदा का बड़ा हौसला है, सपोर्ट बहुत करते हैं, सपोर्ट करती हैं। मगर वो क्या एक एक माँ को डर रहता ही है अपने बच्चों को लेके, कंसर्न अबाउट, एक वालिद को भी कंसर्न होता है लेकिन माँ ज़रा ज़्यादा जज्बाती होती है। तो आपकी वालदा ने आपसे कभी कंसर्न जाहिर किया कि शरोज़ ये बड़ा रिस्की काम है, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे ख्याल से मेरी अम्मा मेरे अब्बा जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। वंडरफुल। तो हाउ सरप्राइजिंग एंड वेरी नाइस। मेरे अब्बा जी का ये है कि वो कहते हैं हमेशा कि रिस्क ना लो, ये ना करो। अम्मा दुआएं करती रहती हैं, दादी भी मेरी इधर हैं, नानू भी इधर ही हैं, तो लाइक एक बड़ी प्यारी फैमिली है मेरी, और बस सब मिलके दुआएं करते हैं, बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी इज्जत करते हैं। शरोज, यू आर ब्लेस्ड, आई मस्ट से कि इतने सपोर्टिव आपके सारी फैमिली है। फाइनली आई वांट टू नो कि आपकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, यू आर सो यंग, आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग बढ़ी है आपकी इतनी अचीवमेंट्स के बाद? कोई और दोस्तियाँ, आपको पता है अदाकार यंग आते हैं, एक्टर्स, उनकी तो फीमेल फॉलोइंग होती है, मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो देम इवन ऑन सोशल मीडिया। तो आपकी सोशल मीडिया स्टैट्स भी कुछ चेंज हुए हैं? आपको अदर इनबॉक्स में ज़्यादा लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रही हैं बेसिकली। अच्छा ठीक है, तो हाँ जी आते हैं, नो डाउट लोग आते हैं, बड़ा प्यार करते हैं लोग, और ख़ास तौर पे लड़कियों के भी मैसेजेस आते हैं, लड़कों के भी आते हैं, तो ठीक है, मतलब ये सब चलता है, आपको तो पता ही है। अच्छा बेसिकली, अच्छा हमें तो इतना नहीं पता, लगता है आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि देखिए यहाँ हमारा भाई अब्दुल्ला बैठा है, अब्दुल्ला एक सेल्फी लेता है ना तो बड़ी कमेंट्स आते हैं, बड़ा कुछ, और माशाल्लाह आप तो दुनिया की चोटियों पे जाके अपनी तस्वीरें लेके आगे शायद सोशल मीडिया पे लगाते होंगे, तो वेरी लॉन्ग वे टू गो, और हम आपको देखना चाहते हैं, आपको भी देखना चाहते हैं, साजिद सतपारा को भी देखना चाहते हैं कि दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, आप वहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराएं। गुड लक टू यू, जीते रहिए, बहुत सारी दुआएं, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, बल्कि मैं तो कहूँगी 75th हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फॉर सेंडिंग सच क्यूट पिक्चर्स जो आप अपनी हमें ये ग्रीन और वाइट कपड़ों में भेज रहे हैं ना, तो लग रहा है कि पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त ग्रीन और वाइट हुआ है। और ये हैप्पी बर्थडे मैंने इसलिए कहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारी फैमिली में भी हैं, तो उनको जब बताना पड़ता है कि भाई ये ओकेजन क्या है, तो ओकेजन ये है कि मुल्क की सालगिरह है, तो यू हैव टू रियली सिंप्लीफाई इट लाइक दैट। सो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू, और हम सारे साथ इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। पता है क्या, 14 अगस्त का एक फ्लेवर होता है, और जब पुराने आप वो मिली नगमे सुनते हैं ना जो पीटीवी पे हम सुन के बड़े हुए हैं, तो वो माहौल ऑटोमेटिकली एक माहौल बन जाता है, आपको वो ओकेजन जो है वो महसूस होने लगता है। और ईद शब बरातें वैसे तो कहते हैं बचपन में होती है, लेकिन ये 14 अगस्त भी वही ओकेजन है जो बच्चे सबसे ज़्यादा, हमने तो बचपन में बहुत एंजॉय किया। फिर आप जिस उम्र में भी हो आप उसको एंजॉय करते हो, फिर जो यादें होती हैं ना पुरानी, वो भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो आज वो याद भी आता है सब कुछ। सो वी आर जॉइंड राइट नाउ, एक तो आज पूरा एक लाइनअप ऑफ एंटरप्राइजिंग गेस्ट हमने आपके लिए रखा हुआ है, हाई अचीवर्स, बिल्कुल, ताकि कोई इंस्पिरेशन भी हो, कोई ज़बरदस्त बातें हो, कुछ सीखने को मिले। तो एक को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अब्दुल्ला, एक को आप करना। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट फर्स्ट। जी इस घंटे में, इस
इस वक्त हमें ज्वाइन किया है निदा डार ने, और नाम तो अब बिल्कुल मैं कहती हूँ पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को याद हो चुका होगा ये नाम, बिकॉज ये हमारी सेलिब्रेटेड फीमेल क्रिकेटर हैं, गुजरांवाला से ताल्लुक है इनका। एंड बाय द वे ये भी बता दें, शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 cricket, so that is amazing and we are so happy to have you with us. Nida is an inspiration for a lot of girls, young girls जो कि क्रिकेट खेलना चाहती हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान में लड़कियों ने निदा को देख के क्रिकेट खेलना शुरू की है। सो निदा, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वेलकम टू जियो पाकिस्तान निदा, और साथ ही हम अपनी दूसरी गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन करा लें। CSP ऑफिसर हैं ज़ोहा मलिक शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अमूमन आज भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये किसी की यहाँ बहुत ज़्यादा बेटियाँ पैदा हो जाए ना, तो लोग ज़रा अब तो शायद कुछ कहते नहीं हैं, पहले तो कहते बहुत ज्यादा थे, लेकिन एक अजीब सा माहौल बना देते हैं। लेकिन पांचवी या चौथी बेटी पैदा हो रही होती है, ये सारा सिनारियो ही चेंज कर दिया, बिल्कुल चेंज कर दिया। और वही लोग जो पहले तो लिटरली लोग अफसोस करते थे ना जब पांचवी छठी बेटी होती थी, माय मदर स्टिल टेल्स मी, वही लोग आज इनके वालिद को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये 5 बहनें हैं, पांचों काबिल अफसर हैं, पांचों CSS क्वालिफायर हैं, पांचों ने CSS का मुकाबले का इम्तिहान पास करके अपने वालिदैन, अपने ख़ानदान और पूरे पाकिस्तान को ये बता दिया कि लड़का लड़की कुछ नहीं होती, बस काबिलियत इज़ द थिंग विच मैटर्स। ज़बरदस्त। अच्छा, कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे निदा आपसे, क्योंकि निदा सवाल एक बड़ा ज़बरदस्त बनता है इस पे जी, कहानियाँ लिखी गई हैं, मूवीज़ बनी है कि जब आप कहीं ऐसी जगह से ताल्लुक़ रखते हो, जैसे कि हम अब पूरे मुल्क को ही बीच में ले आएंगे, जहाँ लड़कियाँ, क्रिकेट हैज़ नेवर बिन एसोसिएटेड विद लड़कियाँ, और फिर आप जैसी एक लड़की निकलती है जो कि सारे रूल्स को जी बिल्कुल डिफाई करती है, ख़त्म कर देती है, और वो इतनी आगे जाती है। इन अ शॉर्ट फॉर्म ज़रा बताइए कि ये जज्बा कहाँ से आता है, और ये जर्नी कैसा? ये जर्नी भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जज्बा कि मैं करूंगी, बेशक किसी ने ना किया हो, मैं तो करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक, और कोशिश यही है कि इस दफ़ा भी हम अच्छे से ये मनाएं। हम पाकिस्तान की जो बर्थडे है वो बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको एलेब्रेट भी किया, और मेरा ख्याल है आज भी हम वैसे ही जश्न आज़ादी मनाते हैं, पाकिस्तान की बर्थडे वैसे ही मनाते हैं, उसी तरह से जो हमेशा से बचपन से खुशी से हम मनाते थे। आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी इसकी ख्वाहिश करती हैं क्रिकेटर बनना या कोई भी स्पोर्ट्स में आना, पर शुरू से लेकर अब तक, जब भी मेरा ख्याल है बचपन से लेकर अब तक मेरी एक ही ख्वाहिश रही है कि आई वांट टू बिकम अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। और मेरा ख्याल है कि इसमें मेरे घर वालों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैंने इंस्पायर्ड भी किया होगा काफ़ी सारी लड़कियों को, लेकिन मुझे जिन लोगों ने इंस्पायर किया उसमें मेरे भाई हैं, मेरे घर वाले, मेरे अबू, और स्पेशली मेरे जितने फ्रेंड्स थे हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरी बहन ने हमेशा सपोर्ट किया। तो मेरी बहन कभी भी क्रिकेट नहीं खेलती थी, कभी ऐसी किसी गेम में नहीं थी, लेकिन हमेशा सपोर्ट किया, क्योंकि वो ख्वाहिश करते थे, मेरे स्पेशली अब्बू ख्वाहिश करते थे कि मेरी बेटी क्रिकेटर बने। तो मेरा ख्याल है कि जो मेरा जर्नी था उसमें उनका बहुत ज़्यादा साथ है, बहुत ज़्यादा हेल्प है। वो भी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हुए हैं, लेकिन जो क्रिकेट का शौक़ था वो बेसिकली अपने सारे कज़न्स को और अपने भाइयों को खेलते हुए देखकर मुझे आया, और जज्बा ये था कि आई वांट टू बिकम अ हीरो। और मेरा ख्याल है कि आज उस मुकाम पे हूँ कि लोग इस चीज़ से इंस्पायर भी होते हैं। और आपने वो जो इरादा किया था ना बचपन में निदा कि आप हीरो बन जाएं, तो आप पूरी कौम के लिए हीरो इंडीड बन गए। और निदा, आपसे बात करते हुए मुझे एकदम ख्याल आया कि निदा और ज़ोहा में कुछ चीज़ें कितनी मुश्तरका हैं, कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। इनके नाम में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, अब इससे ज़्यादा भी सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो ये हैं कि दोनों के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव फादर्स एंड फैमिलीज़ हैं। क्योंकि ज़ोहा के बारे में भी हमें ये पता है कि माशाल्लाह ये 5 बहनें अगर इस फील्ड में आई हैं और इतना अचीव कर रही हैं और आगे गई हैं, इट इज़ द सपोर्ट ऑफ देयर फादर। हाँ, तो ज़ोहा, हम आपसे जानेंगे कि आपके अब्बा आपके लिए इंस्पिरेशन बने या फिर बड़ी बहन जिन्होंने सबसे पहले CSS पास कर लिया एंड देन शी स्टार्ट सर्विंग द कंट्री, वो आपके लिए इंस्पिरेशन बनी? सबसे पहले तो वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पूरे पाकिस्तान को, और दूसरा ये कि आई थिंक कि माय फादर, जो कि मेरी वालदा को भी बहुत इसका क्रेडिट जाता है डेफिनेटली, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में, सोसाइटी में अगर आप देखें तो फादर्स का रोल बड़ा वीक हमें नज़र आता है, और ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन के लिहाज से देखा जाए तो वायलेंस है या कोई भी तशद्दुद अगर हो तो हम देखते हैं कि वो करीबी मेंबर्स ही होते हैं फैमिली के जो कि कर रहे होते हैं। तो इसलिए आई थिंक आवर स्टोरी हाईलाइट्स हमारे फादर का रोल, एंड आई थिंक ही वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट
क्योंकि बचपन से मुझे कभी टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी जाके एहसास हुआ कि अच्छा देयर इज अ डिफरेंट जेंडर डिफाइंड रोल्स, कुछ ऐसे काम हैं जो मर्द के लिए मखसूस हैं, कुछ ऐसे हैं जो ख़वातीन करेंगी, नौकरियां ख़वातीन कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती। घर में ऐसा माहौल दिया गया कि जिसमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड बाय आवर जेंडर। तो आई थिंक आई वुड डेफिनेटली गिव क्रेडिट टू माय फादर फॉर दैट। अच्छा जोहा, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात भी की है, लेकिन एक और बात जो इससे ज़रा हट के लेकिन हम समझना चाहते हैं, व्हाई इज़ इट कि पाकिस्तान में एक सेंस है कि आप कुछ भी अचीव कर लें, कुछ भी बन लें, किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन जब CSS ऑफिसर आप बनते हैं ना, तो उसकी पेरेंट्स को एक अजीबोगरीब किस्म की खुशी होती है, मतलब वो एक प्राइड और होती है। एंड आई कैन इवन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल कि अब हमने भी जान मारी अपनी फील्ड में, कहीं ना कहीं तो हम पहुँच ही गए, लेकिन हमारे वालिदैन भी वो CSS पे अभी भी टिके हुए हैं। नॉट दैट वी कैन डू, बेटा पुत्र तू कर ही लेंदा, हाँ कर लेंदा तो बड़ी चंगी गल सी। तो मतलब ये वाली बात क्यों होती है, तो ये आप हमें बता सकती हैं कि क्या राज क्या है ये? देखिए, आई थिंक इसमें भी एक बहुत खूबसूरती है, वो ये कि आई थिंक हमारे पेरेंट्स जो हैं, या अगर हमारी सोसाइटी को देखा जाए तो वो ऑनर करते हैं कि अगर कोई यंग बंदा इज वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, या वो सरकार के लिए या अपनी स्टेट के लिए काम करे, या वो इतनी मुश्किल फील्ड में आए, इतने चैलेंजेस में आए, एक मुल्क जिसको हर तरफ से चैलेंजेस हैं, वो उनको देखते समझते हुए उस चैलेंजेस को फेस करने का जज्बा भी रखे, और फिर सरकार में वो गवर्नमेंट में जो है वो अपनी खिदमत दे। तो आई थिंक इट्स एन ऑनर, इट्स अ बैज ऑफ ऑनर, और हम सारे इसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। और मेरा ख्याल है कि अपने पेरेंट्स तो होते ही हैं, लेकिन मैंने बाकी भी लोग बड़े इंस्पायर्ड देखे, जो बाकी भी होते हैं वो भी अपने बच्चों को कह रहे होते हैं, या वो भी हमें देख के बड़ा इंस्पिरेशन हासिल कर रहे होते हैं कि दे हैव क्लियर द एग्जाम और वो अभी सर्विस में हैं। तो आई थिंक द लॉजिक बिहाइंड इज कि आई थिंक इट्स अगेन ये हमारे लिए एक बड़ी सेंस ऑफ प्राइड है एंड सर्विंग द नेशन। इंडीड इंडीड। अच्छा निदा, आई एम वेरी क्यूरियस, बल्कि जोहा से भी पूछेंगे और आपसे भी, जब एक लड़की पाकिस्तान में एक लेवल पे पहुंच चुकी होती है, मोर चैलेंजिंग फॉर निदा यू बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो फिर वो हर किस्म की बातें भी होती हैं, क्रिटिसिज्म भी होती है, और कभी कभार उन लोगों से भी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ती है जिनको शायद आप लोग अप टू करते हो, जो खुद भी इस्टेब्लिश्ड हो, और फिर आपको पता है सोशल मीडिया ऐसी जगह है जहाँ बड़ी फेसलेस कमेंट्स भी आ जाते हैं। ऑलरेडी एक हाई प्रेशर जॉब में इस किस्म के प्रेशर को भी हैंडल करना, ये किस तरह होता है? क्या आप सोशल मीडिया देखती भी हैं? क्या कुछ खबरें नेगेटिव आपको पहुंच भी जाती हैं? क्या आप पे असर होता है, और क्या फिर आप उनको नज़रअंदाज कर देती हैं? किस तरह डील करती हैं निदा आप? देखिए, मेरा काम है क्रिकेट खेलना और गेम को देखना, और ऑब्वियसली हम जरूर मीडिया भी देखते हैं। क्रिटिसिज्म आपको होता है, और मेरा ख्याल है वो आपकी पॉजिटिव होने के लिए होता है, उससे आपकी जो परफॉर्मेंस एनहांस होती है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई गेम को लेके क्रिटिसाइज करे तो वी डोंट माइंड, क्योंकि वो हमारी अपनी इस्लाह के लिए होता है। अदरवाइज अगर कोई पर्सनल क्रिटिसाइज करे तो मेरा ख्याल है मैं इसको लेट इट गो कर देती हूँ, क्योंकि देखें मेरा काम गेम खेलना, और मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं अपनी अचीवमेंट्स को ज्यादा आगे रखती हूँ। यही फोकस चाहिए होता है। इंडीड, ये आप फोकस्ड हैं तो आप यू आर देयर वे यू आर। अच्छा ज़ोहा, आपसे हम जानना चाहेंगे, यू द लास्ट वन माशाल्लाह इन योर सिस्टर्स जिन्होंने CSS किया, उसके बाद नाउ यू अंडर ट्रेनिंग, यू येट टू जॉइन द सर्विस। क्या सोचा था, शुरू से सोच लिया था कि हाँ जी CSS ही करना है, या कोई और प्रोफेशन आप लोगों के जहन से कभी गुजरा नहीं कि भाई हाँ डॉक्टर भी बन सकते हैं, या इंजीनियर भी बन सकते हैं, या एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं? ये क्या पूरे खानदान को इकट्ठा क्यों करना था CSS? नहीं, ये बड़ा एक लेजिट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा है कि जब मुझे याद है कि बचपन से एक नोशन था हमारे घर का, जब कभी हम प्रोफेशन, ये तो था कि कोई ना कोई प्रोफेशन तो ज्वाइन करना है, and we have to do a job, we have to be economically independent. लेकिन साथ एक ये भी था कि कुछ गिव बैक भी करें, आप अपने लोगों को करें, बिकॉज वी बिलोंग टू खैबर पख्तूनख्वा, और अगर आप वहाँ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिहाज से सूबे को देखें तो काफ़ी हद तक बैकवर्डनेस हमें नज़र आती है, काफ़ी हद तक पैट्रियार्की जो है वो वहाँ पे काफ़ी देखी भी जाती है। तो इसलिए वो एक गिव बैक करना जो एक ऑप्शन था कि हम पढ़ लिख रहे हैं, तो वो उस वजह से फिर इस फील्ड में आए, क्योंकि माशाल्लाह से पाकिस्तान में आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि अभी देखें स्पोर्ट्स में भी ख़वातीन हैं, जर्नलिज्म में भी आप देखें जर्नलिस्ट हैं, ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो यहाँ पॉलिसी मेकिंग में दैट, बिकॉज यहाँ पर अगर ख़वातीन का रोल होगा इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन
and in the policy implementation, I think then we can see a very bright future of Pakistan. And for that reason, हम पांचों का एक था डिसीजन कि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डिग्रीज विल ट्राई आवर बेस्ट कि अगर हम ऐसी पोजीशंस पे जाएं जहाँ पे हम इस जगह पे रोल अदा कर सकें कि जहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन या इम्प्लीमेंटेशन में वी कैन प्ले अ पार्ट, जिसकी वजह से आई थिंक वो उसका रिजल्ट 10-20 या कुछ डेकेड्स बाद आप देखेंगे तो इट विल बड़ी अच्छी सोच है। बहुत शुक्रिया Exactly, two inspiring ladies who joined us on this very special day. बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ साथ ही एक मैसेज टू ऑल दोज यंग गर्ल्स जो कहती हैं ना, जिनके सामने शायद नज़र में जहाँ वो रहती हैं, जिन महलों में, जिन एरियाज़ में, जिन शहरों में शायद आपके सामने वो ख़वातीन रोल मॉडल ना हो, लेकिन पाकिस्तान में भरी हुई हैं। इसीलिए हम चुन चुन के अपने प्लेटफॉर्म पे जियो पाकिस्तान के थ्रू आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, ताकि आपको पता चले वो चैलेंजेस हर जगह होते हैं, कोई स्मूथ रोड नहीं होती, कोई वो होते हैं ना कि इट वाज अ केक वॉक जी और हम पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। पढ़ाई भी होगी, आपके पसीने भी निकलेंगे, जिस तरह निदा इतनी ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने क्रिकेट के लिए। यू हैव टू डू अ लॉट, मतलब आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है टू गेट अहेड। बहुत सी बातें आप लोग सीखी, बड़े इंस्पायरिंग लोगों से मिलाया आपको, लेकिन एक लास्ट गेस्ट जो हैं वो हमारे पास हैं, अभी रह गए हैं, और उनसे भी आपकी मुलाकात इसलिए भी करवानी है क्योंकि उनका काम भी बड़ा मुख्तलिफ है। एंड वंस अगेन द होल आइडिया इज़ कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमें देख रहे हैं आज के इस बड़े ज़बरदस्त दिन पे, तो वो इंस्पायर ज़रूर हों और कुछ करें ज़रूर। तो नेक्स्ट गेस्ट जी हमारे जनाब इज़्ज़तुल्लाह क्वेटा से हमें ज्वाइन करेंगे, बलोचिस्तान क्वेटा से हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से हैं, क्वेटा से। और इन्होंने भी एक तंजीम बनाई, इनफैक्ट 2 तंजीमें बनाई, और इनकी तंजीम जो है वो बच्चियों की पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम करती है। बलोचिस्तान में आपको पता है एक बहुत बड़ी तादाद है चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल की, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, रिसोर्सेज की वैसे ही कमी है, और इतने दूर दराज इलाके हैं कि वहाँ पर तालीम का सिलसिला आज भी ऊँटों पे भी किताबें पहुँचा के लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। ऊँटों की लाइब्रेरी भी स्टार्ट हुई है, और ख़ासतौर पे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, गर्ल एजुकेशन बच्चियों की बात कर रहे हैं, देन प्लीज़ ऐड टू द मिक्स अफगान रेफ्यूजी चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि स्कूलों में तो उनको भी डालना चाहिए, पढ़ाई की उनको भी बहुत ज़रूरत है। तो इज़्ज़तुल्लाह ने उनकी भी किस तरह मदद की है, ये इज़्ज़तुल्लाह से खुद सुनेंगे। जनाब हम उन नौजवानों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं बेसिकली जो शिकायत कम करते हैं और जिन्होंने खुद कुछ करने का सोचा है। तो इज़्ज़तुल्लाह वेलकम टू जियो पाकिस्तान, आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। बताइएगा आपका ये सिलसिला, आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं जियो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे पे मुझे इनवाइट किया। मैंने तकरीबन 2017 से अपना सफ़र शुरू किया। चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फाउंड किया। उसके बाद मैंने गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर काम किया, क्योंकि बलूचिस्तान में आउट ऑफ गर्ल्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में तस्वुर किया जाता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा स्कूल से बाहर हैं। तो फिर ये है कि कबाइल वहाँ पर है, आप अगर बच्चियों को कन्विंस करना है या फिर वालिदैन को कन्विंस करना, ये एक मुश्किल स्टेप है। तो मैंने वहाँ से ये किया, तकरीबन 2017 से लेकर अब 2021 तक 3000 बच्चियों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया। अब रिसेंटली कोविड के बाद अब जब स्कूल खुल गए, मैंने तकरीबन 200 अफगान रेफ्यूजीज़ बच्चियों को भी स्कूल में इनरोल कराया। तो ये ज़बरदस्त बात की है। और एक तो हम बलूचिस्तान से बात कर रहे हैं, एक तो कन्विंस करना उन फैमिलीज़ को जिन्होंने अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा हुआ। तो इज़्ज़तुल्लाह किस तरह उन्होंने आपकी बात मानी, आपने क्या अपने घर से शुरू किया, मतलब ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? कितना मुश्किल काम है। हाँ। पहली बात तो ये है कि हाँ वाकई ये मुश्किल है कि उनके वालिदैन को कैसे आप मुतमईन करोगे कि हाँ बच्चियों ने बाहर से घर से बाहर निकलना है। सबसे जो बड़ा मेन मसला था वो ये था कि आप जब भी जाते थे वो कहते कि मिसाल आप बच्चियों के बारे में क्यों कह रहे हैं, लड़के हैं वो पढ़ें, बच्चियों के बारे में वो थोड़ा सा पेट्रियाटिक या फिर थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बोलते थे कि नहीं हमें पर्दे की ज़रूरत है, हम बच्चियाँ बाहर नहीं जा सकती, हालात ठीक नहीं है। तो वहाँ पे फिर मैंने उनको कन्विंस ये किया कि अगर आप एक बच्ची को पढ़ाओगे तो आप पूरा द होल नेशन को चेंज करोगे। अगर मिसाल एक माशरे में एक बच्ची पढ़ेगी तो आप माशरे में चेंज आ सकता है। अब ये एक फिर मुश्किल स्टेप ये था कि वो कह रहे थे कि हाँ बच्चियों को हम पढ़ाएंगे मगर फाइनेंशियली सपोर्ट कौन देगा। तब फिर हमने कहा कि हम डोनेशन के थ्रू, प्रोजेक्ट्स के थ्रू आपकी बच्चियों को फ्री पढ़ाएंगे, मगर आपने ये कमिटमेंट करना है कि आपने अपनी बच्चियों को स्कूल में इनरोल कराना है। उसके बाद फिर उसको जारी रखना काफ़ी मुश्किल था।
फिर हमने कोशिश की कि तकरीबन क्लास मिडिल तक या मैट्रिक तक जितना हम कर सके हाफ स्पॉन्सरशिप स्कॉलरशिप पर या कंप्लीटली स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके थोड़ी बहुत हम सपोर्ट करते थे, थोड़ी बहुत कम्युनिटी के लोग थे और उनके वालिदैन, तब भी ये सिलसिला जारी है। अच्छा इज़्ज़तुल्लाह, हम आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं क्योंकि जिन इलाकों में आप काम कर रहे हैं ना, जिस कल्चर में आप काम कर रहे हैं, ये काम ट्रिपल मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू लाहौर, कराची या किसी और मुल्क के हिस्से में। उन इलाकों में तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाता है। अभी आपने क्या सोचा है आगे क्या करना है? और जाहिर है ये डोनेशंस इकट्ठी करना, लोगों को कन्विंस करना, ये बड़ा टास्क एंड हाफ है। आपको डायना अवार्ड भी मिला, उसके लिए आपको किसी ने नॉमिनेट किया होगा। इस अवार्ड की अचीवमेंट के बाद आपको क्या मज़ीद एक जज्बा हासिल हुआ कि जनाब अब तो रिकग्निशन भी मिल गई है, अब तो और कुछ करना है? जब आप काम करते हैं फिर अल्लाह पाक आपको सिला देता है, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी खुशी हुई कि तकरीबन 1999 से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डियाना अवार्ड का प्रोसीजर स्टार्ट किया था। 2021 तक मैं इन 22-23 सालों में बलूचिस्तान का वाहिद नौजवान हूँ जिन्होंने डियाना अवार्ड लिया है। और अब मेरे जो गोल है वो बहुत काफ़ी वाज़े है। मैंने भी सोचा कि मेरे वालिद साहब 2010 में फ़ौत हो गए थे, तो मैंने कहा कि वालिद साहब के नाम पर एक लाइब्रेरी ट्रिब्यूट करूं। तो अब मैंने काम शुरू किया है डिजिटल शहीद हाजी मोहम्मदी डिजिटल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, क्योंकि पाकिस्तान में एक तो रिसर्च का कल्चर है या बुक कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के, न वो रिसर्च की तरफ आते हैं न वो किताब का शौक़ रखते हैं। तो अब इस कमी को महसूस करते हुए मैंने ये सोचा कि डिजिटल लाइब्रेरी हो जहाँ से बच्चे पढ़ें और रिसर्च को जो है ना अपना एक रास्ता बनाए। जो भी काम हो वो विद इन प्रूफ हो, वो रिसर्च करें। आजकल तो आपको पता है कि जो बंदे रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे थीसिस करते हैं, मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, कॉपी पेस्ट और नेट वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च का कल्चर नहीं है, रिसर्च का कल्चर नहीं है। और तालीम से जब रिश्ता जुड़ेगा ना नौजवानों का, तो जो एक्सट्रीमिज्म हम देख रहे हैं या बिल्कुल ही इनटॉलरेंस एक देख रहे हैं, नौजवान एक दूसरे की बात तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो भी शायद ओवरकम हो सके। इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके, और ख़ास तौर पे आप जितना कुछ कर चुके हैं, आपके आगे के इरादे, और ये जो आपने ये ठान लिए ना कि लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल लाइब्रेरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये चीज़ें जो हैं बदल रहे हैं। इज़्ज़तुल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए हैं, थैंक यू सो मच। और उन तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया जिन्होंने आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ा अच्छा लगा इन लोगों से बात करके। कुछ हमने रोल मॉडल्स ऐसे ढूंढे थे, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे इंस्पिरेशन हासिल की जा सकती है, लेकिन ये नौजवान जो नुमायां हैं, हमने सोचा हम आपसे इनकी मुलाकात कराएं ताकि आने वाली नस्लें हमारी इनको देख सकें, इन जैसा बनने की ख्वाहिश कर सकें। और हमने भी बहुत कुछ सीखा। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। जश्न आज़ादी मनाइए इस अहद के साथ, इस अज़्म के साथ कि हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये जो वबा इस मुल्क में आई हुई है इसको ख़त्म करना और एहतियात, क्योंकि अज़्म और ये सब कुछ तो है, जोश भी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। तो आप जो भी कर रहे हैं, बेशक आजकल तो आपको होता है ना मास्क पे भी झंडा बना होता है, तो बेशक आप उस किस्म का पहन लें, नाम आपके मुल्क का नाम भी लिखा होता है। हमने ओलंपिक्स में बड़े डिफरेंट किस्म के जो मास्क है ना वो झंडों के साथ देखे हैं, तो वी आर सजेस्टिंग दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वंस अगेन ये पाकिस्तान की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन है, तो इसकी खुशी तो और भी ज़्यादा है। 75 प्रोग्राम के आगाज में तो कहते ही हैं, इख्तिताम में भी कहेंगे कि जियो पाकिस्तान, जियो पाकिस्तान।